बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अज़रबैजान और अर्मीनिया के दरमियान इस वक्त भी शदीद किस्म की शेलिंग और गोलाबारी की जा रही है और दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अर्मीनिया की तरफ से अज़रबैजान की आम आबादी पर फिर हमला किया गया। याद रहे कि अर्मीनिया जानबूझकर अज़रबैजान की आम आबादी को हमला कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्मीनिया की तरफ से 5 रॉकेट हमले अज़रबैजान की आम आबादी पर किए गए। याद रहे कि अर्मीनिया की फ़ौज में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो अज़रबैजान की फ़ौज का मुकाबला कर सकें। अज़रबैजान के सदर कह चुके हैं कि हम अर्मीनिया को मैदान जंग में मुकाबला करेंगे। याद रहे कि अज़रबैजान ने अभी तक अर्मीनिया की आम आबादी को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन अर्मीनिया फिर भी अज़रबैजान पर इल्ज़ामात लगा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अज़रबैजान ने अर्मीनिया के कई फ़ौजियों को हलाक कर दिया और 6 कस्बों पर मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। याद रहे कि अर्मीनिया के फ़ौजी वो तमाम तर इलाके छोड़कर भाग गए हैं। यहाँ पर अज़रबैजान अकेला नहीं है, क्योंकि तुर्की पूरी तरह से अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है और तुर्की के F-16 ने अर्मीनिया के अंदर तबाही मचा दी और अर्मीनिया अज़रबैजान और तुर्की पर इल्ज़ामात लगा रहा है। याद रहे कि जिस तरह से मोदी सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ अब तुर्की हमारा दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो अर्मीनिया भी वही बोल रहा है। अर्मीनिया ने कहा है कि अज़रबैजान के अलावा तुर्की अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि तुर्की ने अपने F-16 अज़रबैजान को दिए, जंगी तैयारी दिए और असला और बारूद दिया, और इसी वजह से अज़रबैजान ने हमारा इतना नुकसान किया है। याद रहे कि इस जंग में बिलावजह पाकिस्तान को भी शामिल किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने इन तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तान की तरफ से आखिरी वार्निंग अर्मीनिया को दे दी है कि अगर पाकिस्तान को इस जंग में शामिल किया गया तो फिर पाकिस्तान इस जंग में शामिल होकर दिखाएगा। आज की वीडियो में तमाम तर रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि अज़रबैजान और तुर्की ने किस तरीके से अर्मीनिया के फ़ौजियों को भागने पर मजबूर किया और कितने इलाकों पर हमला किया। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़े बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, अर्मीनिया और अज़रबैजान एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं। दोनों तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और हमले भी किए जा रहे हैं। अर्मीनिया ने ज़्यादा से ज़्यादा अज़रबैजान की आम आबादी को निशाना बनाया ताकि अज़रबैजान हथियार डाल दें, क्योंकि अर्मीनिया को अंदाज़ा हो चुका है कि अज़रबैजान की कमज़ोरी उनकी आम आबादी है। याद रहे कि अर्मीनिया के अहकाम का कहना है कि कराबाख के दारुल हुकूमत को बमबारी का निशाना बनाया गया है, जबकि अज़रबैजान का कहना है कि मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर गन्नेजा को बहुत नुकसान पहुंचा है। याद रहे कि BBC रूस की टीम ने इस खित्ते के कई कस्बों का दौरा किया और मकामी लोगों से बातचीत की और जंग के मनाजर देखे हैं, और उन्होंने अज़रबैजान और अर्मीनिया के दरमियान जो सूरत हाल चल रही है उसके बारे में भी कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि हमने लाचन के कस्बे से अपना सफ़र शुरू किया, जो कराबाख के दरमियान सरहद पर मौजूद है और जहां एक जानब अर्मीनिया है और एक जानब अज़रबैजान। हमें मुसलसल सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, जिससे ये अंदिया मिलता है कि शायद शेलिंग होने वाली है। अज़रबैजान की फ़ौज इस कस्बे में मौजूद एक पुल पर 3 रोज़ से हमले कर रही है ताकि वो अर्मीनिया और कराबाख के दरमियान ज़मीनी रास्ता बना सके। 2 सड़कें अर्मीनिया को कराबाख से मिलाती हैं। एक शुमाली सड़क जो कि सैवान झील के साथ जाती है, लेकिन वो अज़रबैजान के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के नज़दीक है। तनाज़ा शुरू होते ही ये सड़क आमदोरफ़्त के लिए बंद कर दी गई थी। दूसरा रास्ता लाचन रिहारी से है, जो कि कराबाख के दारुल हुकूमत से अर्मीनिया के दारुल हुकूमत जाने के लिए मरकजी रास्ता है। उन्होंने कहा कि हम इतवार की सुबह को जाने वाले रास्ते की तरफ निकल गए
لیکن شام تک اس پل پر سفر کرنا خطرناک ہو گیا تھا۔ مزدور ساتھ نبھانے والے دریا میں بڑے پتھر ڈال رہے تھے، تاہم اس عارضی راستے سے گاڑیاں گزر سکیں۔ ہم لاچن شہر کے مرکزی حصے سے گزر رہے تھے جب وہاں شیلنگ شروع ہو گئی اور فضائی حملے کی وارننگ دینے والے سائرن کی آواز سے لگ رہا تھا کہ ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ جلد از جلد محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ بی بی سی کے عملے کے لیے سب سے قریب ترین مقام ایک سپر مارکیٹ میں قائم تہہ خانہ تھا۔ اس سپر مارکیٹ کے مالکن کا نام نیلی تھا، جنہوں نے امریکی ریاست میں 17 سال گزارنے کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس تہہ خانے میں 2 کمرے تھے جن میں ٹماٹر، چاول اور دیگر سامان تھا، اور وہ دونوں کمرے آہستہ آہستہ لوگوں سے بھرے جا رہے تھے۔ اس کمرے میں مقامی لوگ بھی تھے، اور وہ بھی جو ہماری طرح لاچن سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے اور وہاں پھنس گئے تھے۔ نیلی نے اس کمرے میں موجود تمام افراد کو کافی اور کھانے کی پیشکش کی، اور وہاں اس کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ایک ڈھیلے پتلے عمر شخص کو ہم نے دیکھا جو واسکٹ اور سویٹر پہنا ہوا تھا، لیکن ایسا لگا کہ وہ شاید مقامی نہیں تھا۔ ہم سمجھے کہ شاید ہماری طرح یہ بھی ایک صحافی ہے۔ پیارے دوستو، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ صاحب اگرچہ ارمینیان کی آن ہیں اور یہ ایک معصور ہیں۔ جب قرباخ کی پہلی جنگ ہوئی تھی تو وہ اس وقت ایک طالب علم تھے۔ پھر سن 2016 میں ہونے والی جنگ کے دوران وہ ماسکو میں رہائش پذیر تھے۔ اب وہ یونان میں رہائش پذیر ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوستوں اور گھر والوں سے اس بارے میں کوئی مشورہ نہیں کیا اور بس جنگ میں شرکت کرنے آ گئے۔ اور انہوں نے خود کہا کہ اس جنگ کے اندر جو بھی معاملات ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آذربائیجان نے ارمینیا پر بہت ہی برے طریقے سے حملے کیے کیونکہ آذربائیجان اپنی زمین واپس لینا چاہتا ہے۔ ارمینیا وہ زمین نہیں دے رہا۔ ارمینیا وہاں پر قبضہ کر کے کئی سالوں سے حکومت کر رہا ہے، لیکن یہاں پر اب تمام تر اسلامی ممالک ایک ہو چکے ہیں اور اب آہستہ آہستہ کر کے اپنی تمام تر زمین واپس لے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ارمینیا کو 24 گھنٹوں کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ آذربائیجان کی زمین کو خالی کر دیں، ورنہ ارمینیا کو اس خطے سے ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ ارمینیا کے پہلے ہی بہت سے فوجیوں کو ہلاک کر دیا جا چکا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔